Hello student. Today we will discuss some important question regarding mole concept and normality. Okay. First question जो type question है like if we say, अगर हम लोग ऐसा कहते हैं कि 2 mole of hydrogen, 2 mole of hydrogen atom present in given sample of sulfuric acid, then mole of sulfuric acid ऑप्शन ऐसे ले लेंगे हम लोग कि 1 मोल, बी में जो है कि 0.5 मोल, सी में 2 मोल, डी में 4 मोल। क्वेश्चन पढ़िए, समझ में आ रहा है क्या? अगर 2 मोल, यस सर, ऐसा करना था 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऐसा 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम present in a given sample of sulfuric acid, then mole of sulfuric acid क्या होगा, कितना होगा? 1 मोल होगा, 2 मोल होगा, हाफ मोल होगा, 4 मोल होगा? आंसर बताइए, टेल मी योर आंसर। 1 मोल। 1 मोल, 1 मोल। और कोई एनीवन, किनका आंसर था? व्हिच? अमीरा का। हमें 2 मोल, चलिए 1 मोल, 2 मोल। एनीवन अदर आउट ऑफ 19? एक अमीरा आंसर बताई, और एक किनका था? 2 मोल। फहमीदा परवीन का 2 मोल और 1 मोल, लेकिन सबका आंसर गलत है। देखिए इसमें सिंपल है ना, कंपाउंड कौन सा एक्चुअली, इसको ऐसे देखना है कि सल्फ्यूरिक एसिड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4 है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? H2SO4 है। क्लियर है ना? H2SO4 है। तो H2SO4 का अगर 1 मोल अगर लेंगे, 1 मोल H2SO4 लेंगे तो इसमें कितना मोल ऑक्सीजन एटम होगा बताइए? 4 है ना, 1 मोल में कितना मोल ऑक्सीजन एटम होगा? 4 मोल ऑक्सीजन एटम होगा। 4 मोल ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। तो अगर कहें कि 2 मोल ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है किसी सैंपल में, 2 मोल ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, इसका मतलब इसका हाफ हो गया ना, तो ये हाफ मोल ऑफ H2SO4 होगा, हाफ मोल H2SO4। देखिए 1 मोल में 4 ऑक्सीजन एटम, 4 मोल ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, तो हाफ में कितना होगा? 2 मोल ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होगा। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। हाँ, देखिए 1 4 मोल ऑक्सीजन एटम है, तो हाफ मोल में कितना होगा? 2 मोल ऑक्सीजन एटम। तो यही दिखा रहा है कि 2 मोल ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, मींस H2SO4 कितना है? हाफ मोल है। हाफ मोल यानी कि 2.5 मोल है। क्लियर ना? यस सर। यस सर। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन मूव करेंगे। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। इफ 1 ग्राम ऑफ H2O दिया हुआ है, 1 ग्राम ऑफ H2O प्रेजेंट है, तो इसमें कैलकुलेट हम लोग करना है। क्या कैलकुलेट करना है? 1 ग्राम H2O में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट करेंगे।
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर ऐसे कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ वी विल कैलकुलेट, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये करना होगा कि कोई भी नंबर निकालते हैं या तो किसी मॉलिक्यूल में, H2 क्या है, ये मॉलिक्यूल है, किसी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अगर कैलकुलेट करना है तो यही फॉर्मूला यूज होता है, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू एक्स, जहाँ एक्स नंबर ऑफ एटम हो सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो सकता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो सकता है। तो ये बेसिक फार्मूला है किसी भी मॉलिक्यूल में एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम लोग मोल कैलकुलेट होता है, क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 144 होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5/9 Na 5/9 Na एवोगाड्रो नंबर। आप आंसर बता रहे हो, ठीक ठीक, ओके ओके। तो एक बार देख लेते हैं कि सबसे पहले 1 ग्राम का मोल कैलकुलेट करेंगे, मोल कितना हो जाएगा, तो गिवन मास जो है बाय मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हैं, यानी कि 1/18 मोल आपका वाटर, 1/18 मोल ऑफ वाटर मिल गया, मोल ऑफ वाटर हो गया। अब इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो देखिए जो वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है, वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है H2O, उसमें 2 हाइड्रोजन एटम है। ओके, इसमें क्या है, इसको तोड़ देंगे, 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 + 1 प्लस ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8 होता है, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है ना, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। प्रोटॉन भी काउंट करेंगे अगर H2O में, तो इसमें जो है कि 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है और 10 प्रोटॉन हो गया। अगर न्यूट्रॉन काउंट करेंगे, H2O में न्यूट्रॉन काउंट करेंगे, तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 0 होता है, हाइड्रोजन में क्या होता है, न्यूट्रॉन 0 होता है, ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन होगा, तो 0 + 0 + 8 जो है 8 न्यूट्रॉन होगा, ऐसे कैलकुलेट होगा। तो मोल पता चल गया। तो अब जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, जब टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होगा दैट विल बी मोल, मोल की मोल n इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू एक्स, n कितना है 1/18 इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू इलेक्ट्रॉन कितना है, टोटल 10 है, इंटू 10 है, ऐसा हो गया। तो ये आ गया आपका जो है कि डेसिमल में ले सकते हैं, या 5/9 हो गया, 5/9 इंटू एवोगाड्रो नंबर, क्लियर है ना। यस सर, उससे सिंप्लीफाई कर दिया। वैसे ही टोटल नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है सेम होगा, हाँ, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा, 5/9 इंटू एवोगाड्रो। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन होगा, टोटल नंबर ऑफ जो है कि न्यूट्रॉन जो होगा, इसमें 8 है ना, तो 8 से मल्टीप्लाई करें, यानी 8/18 इंटू एवोगाड्रो नंबर, या फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4/9 इंटू एवोगाड्रो। तो इस टाइप से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किसी गिवन कंपाउंड में। क्लियर है, यस सर, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पेज में मूव कर रहे हैं। देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपको ऐसे होगा कि 5.6 लीटर 5.6 लीटर 5.6 लीटर ऑफ एन अननोन गैस, पता नहीं है कौन सा गैस है, अननोन गैस है, वे 4 ग्राम एट STP, यानी कि एक अननोन गैस है
और उसका 5.6 लीटर का वेट जो है 4 ग्राम दिया हुआ है, देन मोलर मास ऑफ गैस क्या होगा? मोलर मास ऑफ गैस, मोलर मास ऑफ गैस विल बी, ऑप्शन ऐसे ले सकते हैं, ऑप्शन भी दे सकते हैं इसमें, 32 ग्राम, बी में ऑप्शन जो है 16 ग्राम, सी में ऑप्शन होगा 8 ग्राम और डी में ऑप्शन होगा 2 ग्राम। 16 ग्राम। 16 ग्राम बी। 16 ग्राम बी। यस सर। यस सर। ओके, बी आंसर किनका किनका है? फहमीदा सर। हाँ सर। ओके ओके, ठीक है। देखिए आंसर आपका सही है। इस टाइप का क्वेश्चन सिंपल होता है। इसको दो तरह से देख सकते हैं कि देखिए 5 पॉइंट यूनिट मेथड से भी कर सकते हैं कि 5.6 लीटर जो गैस है इसका वेट कितना है, तो 4 ग्राम दिया हुआ है। तो इसको 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 22.4 लीटर गैस। तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 ग्राम, यानी ये मोलर वॉल्यूम है। एक मोल का वॉल्यूम होता है, तो 1 मोल का जो गैस है 22.4 लीटर, उसका वेट 16 ग्राम है, इसलिए मोलर मास 16 होगा। ये तो यूनिट मेथड हो गया। भाई फॉर्मूला कैसे करेंगे, तो मोल से, मोल के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी कि सबसे पहले इसको हम लोग मोल में कन्वर्ट कर लेंगे, मोलर वॉल्यूम को। तो इसका मोल कैसे निकालते हैं? मोल कैसे निकालते हैं? गिवन वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम। अगर लीटर में है तो दोनों लीटर में लेना होगा, 5.6 लीटर और मोलर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, ठीक है ना। 5.6 लीटर और मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। दोनों वैल्यू किस में ले लिए हम लोग? लीटर में लिया हुआ, सेम यूनिट होना चाहिए 5.6 लीटर। और ये कितना हो गया? 1/4 मोल ऑफ गैस, 1/4 मोल ऑफ अननोन गैस। देखिए 1/4 मोल का वेट कितना है? 4 ग्राम है। तो 1 मोल का वेट कितना होगा? 1 मोल का वेट कितना होगा? 4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 4 यानी कि 16 ग्राम। ऐसे भी निकालेंगे तो हमारा वेट क्या हो जाएगा? 16 ग्राम होगा। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे 4 नंबर। कल भी डिस्कस किए थे, फिर उसको रिपीट कर दे रहे हैं कि 1 AMU जो है ये किसके इक्विवेलेंट होता है? ऑप्शन जो है 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 into 10 to the power minus 24 gram. 1 AMU is equal to 1.66 into 10 to the power minus 27 kg. 1 AMU is equal to 1/12 into mass of 1 atom of carbon 12. 1 AMU is equal to 1 by एवोगाड्रो नंबर, इतना ग्राम। चलिए इसमें ई भी ऑप्शन बन गया है ना। ऑल। हाँ, सारे 1 AMU को सब डिफाइन करते हैं, 1 AMU को सारे डिफाइन करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं। जो 5th नंबर क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ एटम्स इन 16 AMU ऑफ हीलियम, 16 AMU ऑफ हीलियम, ठीक है ना। ऑप्शन ले सकते हैं, 4 एटम, बी में ऑप्शन होगा 4 into एवोगाड्रो नंबर, सी में ऑप्शन होगा 2 into एवोगाड्रो नंबर,
डी में नन। क्या आंसर होना चाहिए, बोलिए। सर 4 एटम। 4 एटम। क्लियर है? देखिए ठीक है, आंसर तो इसमें ए होगा, ठीक है ना, क्योंकि एमयू जो है एटम का मास होता है, यानी कि एक एटम का मास कितना होगा, 1 मास ऑफ एटॉमिक मास जिसको बोलेंगे, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम। 1 एटम ऑफ जो हीलियम है ये हमारा 4 एमयू है। इसलिए नंबर ऑफ जो हीलियम एटम होगा, हीलियम एटम, ये 16 एमयू डिवाइडेड बाई 4 एमयू, ये हमारा 4 एटम आ गया। अगर यही 16 ग्राम होता ना, हाँ, हीलियम का मास जो है कि 16 अगर ग्राम दे देते ना तो ये मोलर मास हो गया। तो उस कंडीशन में जो है कि हाँ और हीलियम का मोलर मास 4 ग्राम होता है, ये मोलर मास को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ मोल के टर्म में हम लोग मोलर मास हो गया। तो यहाँ जो मोल होगा ना, मोल होगा मोल ऑफ हीलियम एटम, मोल ऑफ हीलियम, मोल ऑफ हीलियम जो है, ठीक है ना, ये हो जाता है 16 ग्राम बाई 4 ग्राम, 4 मोल होता। और 4 मोल का मतलब 4 इंटू एवोगाड्रो नंबर, इतना नंबर ऑफ एटम होगा हीलियम का। तो ग्राम और एमयू में क्लियर डिस्टिंक्शन ध्यान रखना, क्लियर डिस्टिंक्शन ध्यान रखना। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि कुछ कंपाउंड का फॉर्मूला। अब थोड़ा सा हम लोग थ्योरी, अच्छा नॉर्मलिटी कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस करना था कि फॉर्मूला लिखने के लिए वैलेंसी, चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। सर एक क्वेश्चन में डाउट था। एक मिनट। ओके, so we will discuss now we will discuss about equivalent weight, normality and equivalence। ठीक है, देखिए इसमें दो तरह से क्वेश्चन, 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। दूसरा नॉर्मलिटी कैलकुलेट करना है। तीसरा जो है नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी में जो है कि रिलेशन होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है कि बन सकते हैं, ठीक है ना। तो 6 नंबर में जैसे कि सबसे पहले ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है इक्विवेलेंट वेट। तो 6 नंबर में हम लोग अगर बात करें कि कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं इक्विवेलेंट वेट। और जो इक्विवेलेंट वेट है ये मोलर मास, नहीं एटम हो या मॉलिक्यूल हो उसको क्या ले लेंगे, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर जो है हर कंडीशन में अलग होता है, यही बेसिक इसका फॉर्मूला है। अब कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट, तो सारे टाइप का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई मेटल है, नहीं मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन है, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल कोई एसिड ले लेते हैं जैसे H2SO4। थर्ड एग्जांपल कोई बेस ले सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। फोर्थ एग्जांपल में कोई साल्ट ले सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। फिफ्थ एग्जांपल में कोई रिएक्शन ले सकते हैं जिसमें Fe जो है चेंज हो रहा है, किसमें, Fe+2 आयन में चेंज हो रहा है। तो इसमें Fe का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। तो इतने टाइप से इसमें इक्विवेलेंट वेट के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें 1 बाई 1 इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। तो मैग्नीशियम का मोलर मास होगा, मोलर मास कितना होता है, बाई एन फैक्टर, मोलर मास बाई एन फैक्टर हम लोग लेते हैं, ठीक है ना।
तो इसका जो है कि मोलर मास और डिवाइडेड बाय n फैक्टर। n फैक्टर जो एलिमेंट का क्या होता है, वैलेंसी होता है। मोलर मास इसका 24 होता है और इसका वैलेंसी 2 होता है, 2 8 2 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 वैलेंसी होता है। तो ये कितना हो गया 12। तो 12 जो है इक्विवेलेंट वेट किसका हो गया, मैग्नीशियम का। वैसे ही हम एसिड का कैसे निकालते हैं, एसिड के निकालने के लिए इसका मोलर मास और इसका जो n फैक्टर होता है, ये क्या होता है H प्लस आयन, नहीं नंबर ऑफ H प्लस आयन लेते हैं, कितना आयोनाइजेबल H प्लस आयन। तो इसका मोलर मास होता है 98 और 2 हाइड्रोजन है तो 2 से डिवाइड करेंगे, यानी इसका इक्विवेलेंट वेट 49 हो गया H2SO4 का। फिर NaOH का, इसमें भी मोलर मास और डिवाइडेड बाय OH आयन, कितना OH आयन है, मोलर मास 40 होता है, OH आयन 1 है तो इसका मोलर इक्विवेलेंट वेट 40। यानी ये ऐसा एलिमेंट है जिसका मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास दोनों इक्वल होता है। मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू इक्विवेलेंट मास, क्यों, क्योंकि यहाँ n फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया। इस कंडीशन में इसका जो मोलारिटी होगा ना और नॉर्मलिटी दोनों सेम होगा। तो जहाँ इक्विवेलेंट वेट और मोलर मास इक्वल होते हैं, कब इक्वल होगा, जब n फैक्टर 1 होगा। n फैक्टर जब 1 हो जाएगा तो मोलर मास और इक्विवेलेंट मास सेम होगा, और फिर उस कंडीशन में जो मोलारिटी और नॉर्मलिटी है ये भी इक्वल हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट, तो इसका मोलर मास डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन कैल्शियम, कैल्शियम पर 2 चार्ज होता है, इसका 100 होता है डिवाइड बाय 2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट 50 हो जाता है। और किसी रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट किसका देखना है, इक्विवेलेंट वेट किसका देखना है, आयरन का। तो इसका मास लेंगे एटॉमिक मास और कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस गेन हो रहा है, 2 हो रहा है इसमें, तो 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 56/2 यानी कि 28। तो इक्विवेलेंट वेट इसमें आयरन का कितना हो गया, 28 हो गया। तो इतने टाइप से इक्विवेलेंट वेट के क्वेश्चन बन जाते हैं। अब इसमें ये जो क्या बोले सर, इक्विवेलेंट वेट को ग्राम में भी लिखना पड़ेगा क्या? हाँ, ग्राम में ही, ग्राम में मोलर मास ग्राम में है तो इक्विवेलेंट वेट भी ग्राम में ही होगा, ठीक है ना, ग्राम में ही होगा सर आपका। ठीक है। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट डिफरेंट वे भी होता है इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने के लिए। जैसे एक तरीका तो ये हो गया कि मास बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज, इसको दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज में डिफरेंट टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पेज में मूव कर रहे हैं। कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट वेट एक डायरेक्ट लेंगे मोलर मास बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर मोलर मास बाय टोटल नेगेटिव चार्ज। और चूंकि मोलर मास 100 होता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज 2 होता है, तो ये 50 आ गया। या दूसरा तरीका ये बोले कि इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए, इक्विवेलेंट वेट किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम कैसे निकालेंगे, मोल एटॉमिक मास 40 होता है और वैलेंसी इसका 2 होता है। इक्विवेलेंट वेट कार्बोनेट का कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका टोटल मास 60 होता है और चार्ज 2 है, यानी कि ये हो गया 20 + 30, आपका यहाँ से भी क्या मिल गया, 50 मिल गया। ओके, अब तीसरा कन्वर्जन मेथड की हम लोग बात कर रहे थे। कन्वर्जन मेथड ये इंपॉर्टेंट होता है, इसी से हम लोग निकालते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है और इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और प्लस CO2 में। अब ये ऐसा दिया रहेगा कि इसमें कई तरह से क्वेश्चन बनता है। इसमें अगर दोनों का मास गिवन है, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट का, तो इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। या इसका इक्विवेलेंट वेट पता है, यानी कि इसका मास गिवन रहेगा W, और इसको मान लीजिए W1 है, ये हमारा W2 है, और इसका इक्विवेलेंट वेट में रिलेशन होता है, इक्विवेलेंट वेट में रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन क्या होता है, तो W1 मास जो होता है ना, मास ऑब्टेन्ड या प्रोड्यूस इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होता है। यानी इसको जैसे लिख सकते हैं, W1 जो रिलेशन है बाय E1 इक्वल टू W2 बाय E2,
और ये रिलेशन सबसे कॉमन है, यहीं से क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं। कोई भी कंपाउंड का कन्वर्जन है, इससे हम लोग कर सकते हैं। मान लीजिए W1 ये कह रहे थे कि यहाँ 10 ग्राम है, W2 जो है कि 5.6 ग्राम है। इसका इक्विवेलेंट वेट हम लोग निकाल लिए, कितना जो है कि 50 है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, ऐसे निकालना। तो ये कह रहे थे W1/E1, यानी इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो देखिए 10 बाई कितना हो गया 50, और ये इक्वल टू कितना हो गया, ये अमाउंट दिया है 5.6 ग्राम, 5.6 ग्राम बाई E2, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है ना, तो ये 10 5 जाएगी, देखिए आपका 5 टाइम्स में होगा, और इक्विवेलेंट वेट जो होगा इसका सेकंड कंपाउंड का, ये कितना होगा 5 × 5.6, और ये कितना हो गया 5 6 जा 30, 0 3 और 5 5 25 और 3 28, 28.8, यानी कि 28 ग्राम इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया, ये 28 ग्राम हो गया। तो इस टाइप का ये वाला फॉर्मूला सबसे कॉमन होता है। अब इसमें ये है कि कभी कभी ये अननोन कर देता है कि एक मेटल कार्बोनेट है जिसका वेट 10 ग्राम है, और एक मेटल ऑक्साइड है जिसका वेट 5.6 ग्राम है। यहाँ तो हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड का वेट होता है कितना 56 होता है, इस पर 2 चार्ज है तो इसलिए ये 28 इक्विवेलेंट वेट होगा। लेकिन क्वेश्चन में डायरेक्ट अननोन करेगा कि एक मेटल कार्बोनेट है, उसको हीट कर रहे हैं तो मेटल ऑक्साइड बन रहा है, 10 ग्राम जो है मेटल कार्बोनेट, 5.6 ग्राम मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन दे रहा है। तो मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, या मेटल का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मेटल का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। यानी इसको क्वेश्चन के रूप में अगर लिखे तो ऐसा क्वेश्चन होगा कि 10 ग्राम ऑफ ए मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, ये नहीं पता है कौन सा मेटल कार्बोनेट है, डिकम्पोज टू गिव 5.6 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड। यहाँ पता नहीं है कौन सा मेटल ऑक्साइड है, तो इसमें क्वेश्चन पहला होगा कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड कैलकुलेट, मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट क्या है, या फिर ऐसे होगा कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्या है। ठीक है ना, तो इसमें यही कर रहे थे कि एक हमारा मेटल कार्बोनेट है और इसको हीट कर रहे हैं तो कोई मेटल ऑक्साइड मिल रहा है, इसका वेट दिया हुआ है 10 ग्राम, हाँ इसका वेट कितना है आपका 10 ग्राम गिवन है, और इसका वेट 5.6 ग्राम गिवन है। तो वेट नहीं दिया हुआ, W1 दिया हुआ है लेकिन इक्विवेलेंट वेट नहीं दिया हुआ। तो मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट हम लोग शॉर्टकट में ऐसे भी लिखते हैं ना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट। कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 30 होता है, कार्बोनेट का तो पता है, एनायन का पता होता है जनरली, कार्बोनेट का क्या होता है CO3, CO3 क्या हमारा 60/2, ये हमारा 30। ऑक्साइड का हमको पता है, ऑक्साइड का कितना होता है 16/2 8, ये पता होता है। तो इसको W1/E1 ऐसे फॉर्मूला यूज करेंगे, W2/E2। अच्छा E1 क्या है, E1 ये W1 हो गया अमाउंट इसका। सर एक बार रिपीट करिए ना। हाँ बोलिए, एक बार रिपीट कर दें। हाँ ये कह रहे हाँ थे सर। कि इतना सारा इंफॉर्मेशन इतना ही दिया हुआ है, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन इतना आपका गिवन है। अब पूछ रहा है कि मेटल का या मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, क्लियर नो, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। अच्छा ये मेटल कार्बोनेट तो कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता है कौन सा मेटल कार्बोनेट है, ऐसा नहीं कि कैल्शियम कार्बोनेट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर अननोन है कोई मेटल कार्बोनेट। तो इसके लिए फॉर्मूला हम क्या बताए कि W1/E1, ये E1 किसका हो गया, ये W1 इसका अमाउंट हो गया, और E1 जो है कि इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया मेटल कार्बोनेट का, और ये इक्वल टू होगा किसके W2, ये हो गया हमारा W2, ये हमारा जो है क्या हो गया W2 हो गया 5.6 ग्राम, और E2 क्या हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड का वेट कितना हो गया E2 हो गया, इसका E1 हो गया। देखिए हम ये कह रहे थे E2 को हम लोग शॉर्ट स्प्लिट करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल E ले लिए, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 8 होता है। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 कितना क्यों होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक मास 16 होता है और इसका वैलेंसी 2 होता है, तो ये आपका 8 हो जाता है।
तो इसको हम लोग E2 को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, E2 को E+8 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ E क्या है, मेटल का इक्विवेलेंट वेट है। अच्छा, मेटल कार्बोनेट है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट। कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, ये 30 होता है, तो इसको हम लोग E+30 लिख सकते हैं। तो इसको और सिंप्लीफाई कर दिए, W1/E+ कार्बोनेट है ना, E+30, और ये इक्वल टू होगा W2/E+8, और E क्या है, मेटल का इक्विवेलेंट वेट है, मेटल का इक्विवेलेंट वेट है, ठीक है ना। तो मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट E+8, शॉर्टकट में जो है कि ये इसको तोड़ कर लिख सकते हैं। कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट, मेटल का इक्विवेलेंट वेट प्लस कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट। तो जो एनायन है, ऑक्साइड है, कार्बोनेट है, सल्फेट है, उसका इक्विवेलेंट वेट नोन है, मेटल अननोन होता है, मेटल का अननोन होता है। तो इससे हमको मेटल का इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, और ई हम कैलकुलेट करेंगे, मेटल का इक्विवेलेंट वेट यहाँ कैलकुलेट करेंगे, ई इक्वल टू आपको 20 आ जाएगा, यानी कि ये कैल्शियम के रेस्पेक्ट में हम लोग इसको समझ सकते हैं। कैल्शियम अगर लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, तो सेम डाटा आएगा, इक्विवेलेंट वेट यहाँ ई का मेटल का इक्विवेलेंट वेट 20 आ जाएगा। तो इस तरह से, हाँ बोलिए सर। W1 तो हम 10 ग्राम लेंगे ना? हाँ 10 ग्राम लेंगे, एडजस्ट। W1 10 ग्राम है, W2 5.6 ग्राम है, और W1 क्या है, ये मेटल कार्बोनेट है। मेटल कार्बोनेट को भी तोड़ सकते हैं, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ देखिए ना, कैल्शियम कार्बोनेट का वेट निकालना है, तो या तो टोटल मोलर मास पता है और पॉजिटिव चार्ज से डिवाइड कर दिया, ऐसे भी मिल गया, या फिर इसका इक्विवेलेंट वेट ऐसे भी निकालते हैं, कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट प्लस कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट। अगर ये अननोन है, नहीं पता है, तो ई ले लेंगे, और लेकिन जो एनायन पार्ट होता है, सेकेंड पार्ट होता है, वो तो पता है, कार्बोनेट, सल्फेट, उसका फॉर्मूला भी पता है, वेट भी पता है, इक्विवेलेंट वेट भी पता है, कार्बोनेट, सल्फेट, ऑक्साइड, सबका, क्लोराइड, सबका इक्विवेलेंट वेट पता है। तो इसको तोड़कर भी कर सकते हैं। इसी वाले जो है स्टेप का हम यूज किए, इसी वाले स्टेप का हम लोग यहाँ यूज किए। कार्बोनेट को हम लोग शॉर्टकट में जो है कि स्प्लिट करके E+30 लिख सकते हैं, जहाँ ई मेटल का इक्विवेलेंट वेट होगा। ऑक्साइड को E+8 लिख सकते हैं, जहाँ ई मेटल का और 8 ऑक्सीजन का जो ऑक्साइड का है। इससे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल जो है, ये आपका आंसर 20 आ गया। तो बस इसी टाइप के, इतना ही टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं इक्विवेलेंट वेट के। क्लियर सर? ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन टेस्ट में आएगा ना? इस टाइप का क्वेश्चन टेस्ट में आ सकता है, हाँ, आ सकता है, क्यों नहीं। चलिए, तो टाइम भी लगभग हो गया ओवर, और आपका ठीक है, नेक्स्ट क्लास सैटरडे बच रहा है, तो सैटरडे हम लोग जो डाउट जो भी आपका होगा उसको हम लोग कर लेंगे, और मंडे से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके ओके सर। ओके।